दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी 10th के स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और जोरों शोरों से जम के पढ़ रहे होगे। तो गाइस आप सभी को पता है कि ये अपना चैनल पूरे महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से भाई सबसे टॉप पे है। किसके लिए? पिछले साल भी हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया, इस साल भी हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया और मुझे लगता है कि आप लोगों को इस साल वाले बैच भी जो रिकॉर्ड नया हमारा बना है उसको आप जरूर तोड़ोगे। तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स 1 पार्ट 1। ये मैं एक सीरीज लाने का प्लान कर रहा हूँ जिस सीरीज के तहत हर चैप्टर का शॉर्ट एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि आपको पूरे चैप्टर में एक्चुअल करना क्या है। बहुत सारे बच्चे पता है बहुत सारी चीजें करते हैं और बाद में उसका दिखता है कि रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। देखो आपको सही ट्रैक पता चल जाए ना तो आपको मजा आ जाए। आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, वो रास्ता अगर आपको पहले से ही पता है तो भाई चलना बहुत आसान हो जाता है। तो बिल्कुल टेंशन मतलब पूरे रास्ते की जानकारी मैं दूंगा। और गाइस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो पूरा एक्सरसाइज मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप हर क्वेश्चन को हर क्वेश्चन को हर सेक्शन को आराम से अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आगे पीछे करके प्रदीप सर को सुन सकते हो। इसी साल भी मैंने नया लेक्चर फिर से बनाया था। अब बात करते हैं कि अगर मैं शॉर्ट एनालिसिस की बात करूं तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कितने टाइप के क्वेश्चंस है जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो गाइस इतना अगर आपने कर लिया ना ये पूरा चैप्टर बल्ले बल्ले। तो अगर मैं बात करूं कुल मिला के या हर हर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, और ऐसे क्वेश्चन हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने 9th स्टैंडर्ड में मुझे फॉलो किया था। देखो फिजिक्स अगर बात करूं टोटल अलजेब्रा के अंदर टोटल 6 चैप्टर है। और अगर मैं और बात करूं कि अगर हर एक्सरसाइज वाइज बात करूं तो पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, चलो भाई आ जाओ ऊपर। हाँ, अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं तो इसके अंदर क्या है भाई, क्या है? अगर ये पूरे चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि आपको x और y निकालना है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके अंदर बस दो चीजें आपको पता रहना चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है, जैसे मान लो जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ 3x प्लस 5y, देन इसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 इक्वल टू 7, ऐसा दिया हुआ है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को आपको प्रॉपर तरीके से ये समझना। जनरली मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टेप्स को हमेशा ऐसे फॉलो करो। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ वो चीजें मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ बताऊंगा। जैसे पूरा इक्वेशन मैंने सॉल्व किया है, ये शॉर्ट एनालिसिस दे रहा हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे ये पूरे चैप्टर के अंदर कुल मिला के ना के बराबर है। और मैंने बोला अगर आपको पूरा हर एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो प्रदीप सर ने ऑलरेडी मेरा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैंने डाला है, आप आराम से देख के चिल मार सकते हो भाई, आराम से कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूं यहाँ कि यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है ये सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है। हमें अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई एक सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। तो देखो गाइस ये जो सेम कोएफिशिएंट है इसका साइन भी सेम है और जब भी साइन सेम होता है या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। आप सभी को पता है जब चीजें सेम होती है तो दूरियां बनती है और चीजें अपोजिट होती है तो अट्रैक्शन बनता है। तो गाइस देखो यहाँ चीजें सेम है तो अब सेम सेम साइन सेम सेम साइन, तो गाइस इसमें क्या होगा, माइनस होगा। अगर वही चीजें अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो वहां क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सेम सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट। तो इसके साइन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गाइस प्लस, दोनों प्लस प्लस है मतलब दोनों सेम साइन है। अगर दोनों सेम साइन है तो ये इक्वेशंस को जनरली हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, ये इक्वेशन तो मैंने ऐसे ही ले लिया तो हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के टाइम अंदर के सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये चीजें आपको एक और ऐसे टाइप का इसके अंदर क्वेश्चन दिया रहता है जिसके अंदर मान लो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, कोई और नंबर लेते हैं हम लोग कि 9x प्लस 5y इक्वल टू 20 एंड 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ऐसा दिया हुआ है। तो गाइज इसके अंदर आप देखो सेम वेरिएबल y का जिसका कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अपोजिट है, और साइन अपोजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, और प्लस करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। देन एक ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आता है जैसे भी मान लो यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 11, ऐसा कुछ दिया हुआ। मतलब कहने का मतलब x का भी देख रहे कोएफिशिएंट अलग है, y का भी कोएफिशिएंट अलग है, दोनों का कोएफिशिएंट अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये देखो आपको अगर y को बनाना है, y को नहीं बोलोगे सर मुझे y पसंद है, सर मुझे x तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो अगर y को आपको सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको 5 से
और इसको 2 से ऐसा करेंगे तो यहाँ 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ 2 5 10 हो जाएगा, y सेम हो गया। देन हम क्या करेंगे, सेम साइन है इसलिए इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी आराम से। और अगर मुझे x के वेरिएबल को सेम करना है तो 3 को 2 से करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को 2 से, और ये पूरे इक्वेशन को यहाँ 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप x को सेम करो कि y को सेम करो, ये सब आपके ऊपर है। तो यही एक ऐसा टाइप, अगर ये आप समझ लोगे पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, मतलब एकदम सिंपल सा, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद गाइस एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर क्रैमर्स रूल दिया हुआ है। क्रैमर्स रूल की जनरली अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत अलग तरीके से क्रैमर्स रूल बताया, प्लीज अगर आप देखोगे तो जाके आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ दिया, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि क्रैमर्स रूल में बहुत सारे बच्चे A1 B1 C1 A2 B2 C2 में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि जो पहला आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, कहीं भी जो आपका पहला इक्वेशन दिया है उसके पहले कोएफिशिएंट को A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, और पहले इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है उसको E दे दो और इसको F दे दो। ऐसा ये दे दिया सर, पर ऐसे करके क्या मतलब? भाई देखो, आपको पता है क्रैमर्स रूल का यूज करके हम लोग, ऐसा लिख देता हूं मैं, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 वेरिएबल्स फाइंड करते हैं। इसका dx अपॉन डी एंड y की अगर बात करूं तो dy बाय डी, ये हम फाइंड करते हैं। ओके, ये फाइंड करते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमें ये d की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, ये वैल्यू रहेगा तो dx और d की वैल्यू रहेगा तो दोनों को डिवाइड करके x मिल जाएगा। dy की वैल्यू और d रहा तो ये डिवाइड करके y मिल जाएगा। तो इस तरह से चीजों को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। तो अगर अब इसके अंदर मैं हमेशा क्या करता हूँ, d फाइंड करने के लिए सिंपल सा चीज यूज करता हूँ, a b c d। क्यों बार बार चिपक रहा है यार, मैं परेशान कर रहा है। a b c d। अब देखो, अब बोलोगे सर ABCD क्या है? देखो, A वाला कोएफिशिएंट, B वाला कोएफिशिएंट, C वाला कोएफिशिएंट और D वाला कोएफिशिएंट। तो A वाला कोएफिशिएंट क्या है 3, B वाला कोएफिशिएंट क्या है 2, एंड C वाला कोएफिशिएंट क्या है 5 एंड D वाला कोएफिशिएंट क्या है 2। ओके, मिल गया। अब मिल गया, जैसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3 × 2 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैंने तो जनरली ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये मुझे बताना फिर 3 2 6 देन 5 2 10 प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर हो जाएगा -4। तो आपका D -4 निकल जाएगा। इसी तरह से गाइस आपको क्या फाइंड करना है, dx फाइंड करना है। dx के लिए मैं नॉर्मली तरीका बनाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले एक बार मैं पूरा dx ये आपको बता देता हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे तरीके वाइज सॉल्व करने से, और बहुत मजा आ जाएगा। देखो D में फाइंड करता हूँ A B C D। ओके, ऐसा dx में फाइंड करवाता हूँ, AC की जगह पे EF रखता हूँ और क्या बचा BD। हो गया ये हमारा बल्ले बल्ले डन। इसके बाद अगर मैं dy की बात करूँ तो dy में कैसे निकालता हूँ, ये AC वैसे का वैसा ही। अब BD की जगह क्या आ जाएगा EF। बस मैंने EF का सेकेंड और थर्ड में dx और dy में बस EF की वैल्यू पहले AC से रिप्लेस किया और बाद में मैंने किससे रिप्लेस किया, पहले मैंने AC से रिप्लेस किया, बाद में BD से रिप्लेस किया। अब बस यहाँ जो कोएफिशिएंट है, मान लो A और C क्या है 3 5 और B और D क्या है 2 2, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, जैसा मैंने अभी बताया था। सेम EF क्या दिखाई दे रहा है, देखो 11 16 देन BD क्या है 2 and 2। ओके, देन सेम ये सब एक एक करके सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया। देन इसके बाद गाइस अब देखो ACEF, तो AC कितना दिया हुआ है 3 3 and 5 और EF क्या दिया हुआ है 11 16। बस क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें D की वैल्यू मिल जाएगी, dx की वैल्यू मिल जाएगी, dy की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ dx रखो और नीचे d रखो, दोनों डिवाइड करो, x मिल जाएगा। यहाँ dy मिल जाएगा और dy को d से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा हमारा y मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्रैमर्स रूल दिया हुआ है। देखो, एक ऐसा होता है कि बहुत बार बच्चे इक्वेशंस को बनाने को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ yx = 2y - 7, इस तरह का दिया है। अब इससे हमें एक प्रॉपर इक्वेशन बनाना है, तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने बच्चों को हमेशा एक सिंपल सा तरीका बोला है कि x को पत्नी समझ लो, x को क्या समझ लो, पत्नी समझ लो, x तो पत्नी है, और y क्या है, पति है, ऐसा समझ के रखो। और ये जो ओनली नंबर दिखाई दे रहा है, जो ओनली कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है, उसको वो समझ लो।
अगर पत्नी पॉजिटिव, ये मेरे वाइफ, अब उस वाइफ भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं ऐसा करवाता हूँ जिससे बच्चों को किसी साइन में प्रॉब्लम नहीं होता। अगर पत्नी, अगर आपकी पत्नी पॉजिटिव है तो भाई उसको नेगेटिव मत करो, जैसा है वैसा ठीक है। ओके, और पत्नी के पास किसको लेके आओ, पति को लाओ, तो पति इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -2y, ये पत्नी, ये पति, ये वो, तो पति जब इधर आ गया तो वो अपने आप अलग हो गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन। पत्नी पति और वो को अलग रखना है। अब मान लो ऐसा एक ऐसा दिया हुआ है -3x इक्वल 7y -9, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या बोला था कि अगर प्रॉपर इक्वेशन है ऐसे भी बना सकते हो, पर एक प्रॉपर एक तरीका, मतलब ऐसा एक अपना रूल ही बना लो कि आपको इसी वाइज जाना है, तो आपको साइन और इक्वेशन बनाने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने क्या बोला, पत्नी को हमेशा पॉजिटिव रखो, पति कैसा भी रहे बस साथ में रहना चाहिए, कैसा भी रहे कोई टेंशन नहीं, बस साथ में रहना चाहिए, और वो को अलग रखो। अब देखो यहाँ पत्नी नेगेटिव है, तो पत्नी को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, पत्नी को पॉजिटिव कर दिया और पति इसके साथ इधर ही है। अब पत्नी इधर गई तो पत्नी और पति के साथ वो भी है, तो वो को अलग करना पड़ेगा, तो ये इस साइड हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो हो गया आराम, एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया। देखो पत्नी पॉजिटिव नेगेटिव थी इसलिए मैंने इसको चेंज किया, तो -3x इसके पास चला गया तो +3x हो गया। ये तो ऑलरेडी इसके पास ही है, बस किसके पास रहना चाहिए, पत्नी के पास रहना चाहिए, और साथ में पत्नी और पति के साथ वो भी था, वो को हमने हटाया दूसरे साइड लाया, तो -9 का क्या हो गया, 9 हो गया, एकदम सिंपल सा। एक और हम देख लेते इक्वेशन बनाने का। जैसे मान लो ये है हमारा 3y = +9। अब देखो इसके अंदर पत्नी पॉजिटिव है, पति इसके बाद, पत्नी पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसके पास कौन आएगा, पत्नी पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसके पास पति आएगा। ये इस साइड आया तो -3y हो गया, और पति जब इस साइड हो गया तो वो अपने आप अलग हो गया। देखो पत्नी पॉजिटिव, पति इसके पास, अगर वो अलग हो गया। इस तरह से इक्वेशंस आपको बनाना है, और एक इक्वेशन इस तरह का रहता है, जैसे मैं बताऊं, आई थिंक 1.4 का है क्वेश्चन। ग्राफ के लिए तो स्पेशल वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो ग्राफ के लिए। हाँ ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और टाइप का क्वेश्चन है, पहले वो बता देता हूँ फिर मैं उस टाइप का बताता हूँ। जैसे जनरली ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन रहता है 5x + 2y = 9, देन इसके बाद 3x, नहीं सॉरी 9 एंड 2x + y = 11। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, देखो क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम है, और जब भी क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम होता है तो इक्वेशंस को एक बार ऐड करना पड़ा, एक बार ऐड करके एक इक्वेशन बनता है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन बनता है, फिर दोनों जो इक्वेशन बनता है फिर हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि उसको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। इसका भी मैंने क्वेश्चन आप लोग को करवाया है, पूरे मैंने तो हर क्वेश्चन करवाया, जिससे देख के आप बल्ले बल्ले कर सकते हो, मतलब एकदम आराम से कर सकते हो। तो गाइस देखो ये क्रॉस है, तो क्रॉस में वे कोएफिशिएंट सेम रहता है, तो हमें इक्वेशंस को एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, और ये अच्छे खासे मार्क्स भी देता है, कभी कभी 3 मार्क्स, और थोड़ा बहुत कन्वर्जन रहेगा तो 4 मार्क्स के लिए भी आता है, तो ये तो इसके तो बल्ले बल्ले रहता है। अब आते हैं 1.4 में, जनरली क्वेश्चंस ऐसा दिखाई देता है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये नहीं। अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूँ 2/x 3/y = 15, चलो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, यही सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। 2/x फिर क्या है, प्लस है ना, -3/y = 15, ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो 8/x + 5/8/x + 5/y = 77, ये अपने को दिया हुआ है। देखो 8/x + 5/y = 77। अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जिसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर में के अंदर है, तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, पुट करना रहता है। ये देखो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैंने बोला जो स्टार्टिंग मैंने बताया ना कि वो आपको सेम वेरिएबल करने वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो आपके लिए ये सब आसान है। तो हम, अब ये 2/x है, 2/x का मतलब क्या होता है, 2/x को अगर मैं सेपरेट करूं इसका मतलब होता है 2 × 1/x होता है, तो 2 1 2 अगर मैं इसको करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 2 2/x ऐसे। तो ये जो 1/x है ना, इसके जगह मैं कुछ अपने से वैल्यू ले लेता हूँ, क्योंकि इस तरह से लीनियर इक्वेशन नहीं होता, तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन में फ्रेम करना पड़ेगा। 1/x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, मान लो जनरली आपकी जो मर्जी करे, मैंने यहाँ m पुट कर दिया, तो 1/x की जगह m पुट कर दिया तो 2m हो गया। और जनरली अगर मैं ये 3y की बात करूँ तो ये भी एक्चुअल कैसा होता है, 3 × 1/y,
ओके, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसा ही हो गया ना, ये देखो। तो इस फिर से 1/y की जगह पे 1/x की जगह पे m लिया है, तो 1/y की जगह मैंने क्या लिया, n ले लिया, तो इक्वेशन वैसा ही बन जाएगा। तो देखो जनरली हम पुट करेंगे, पुट 1/x इक्वल m and 1/y equal n in equation first and second, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 1/x ये 1/x मैंने करके दिखाया, 1/x ये मतलब नीचे x है तो मतलब 1/x, अब ये 2, 1/x की जगह क्या लिया, m लिया, माइनस 1/y की जगह क्या लिया, 1/y की जगह n लिया, और इक्वल टू 15 हो गया इक्वेशन। देन इसके बाद गाइस फिर से 1/x की जगह पे m है और यहाँ का 8, तो ये हो गया 8m, ये हो गया 8m, सेम गाइस प्लस 1/y की जगह n लिया है और ये 5 इक्वल टू 77, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ वैसा ही बन गया। देखो गाइस वैसा ही बन गया। अब हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, या तो m को करो या तो n करो, बार बार बार, या तो m को करो या तो n को सेम करो। तो अगर m को सेम करना बहुत आसान है, इधर 8 है, अगर पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हो तो 4 2 यहाँ भी 8 हो जाएगा। बट किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, कैसे भी करना है, अगर आपको n को करना है तो भी कर सकते हो। देखो 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, तो बस आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरे इक्वेशन को 5 से करना पड़ेगा और ये पूरे इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 5 15 और यहाँ 5 3 15 हो जाएगा। बट सिंपल सा है ना, एक ही बार करना है। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो किसी एक को सेम करके हम निकालेंगे n की वैल्यू, n की वैल्यू जैसी मिल गई इस किसी इक्वेशन में पुट करेंगे थर्ड या फोर्थ में, तो m मिल जाएगा, और m और n मिल गया। तो फिर से हम क्या करें, अगेन वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y में है, तो हमें आंसर किस में चाहिए, x और y में ही चाहिए। तो हम यहाँ m की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा, n की जगह पे रखेंगे तो कुछ रहता है कि अगेन वैल्यू पुट करने के बाद फिर से इक्वेशन बन जाता है, और इक्वेशन बनने के बाद फिर से हम उसको सॉल्व करते हैं और हमें x और y मिल जाता है। तो ये सभी चीजें मैंने शॉर्ट एनालिसिस कर दिया, और ये अगर आपको ये पूरा आ गया ना, तो भाई वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए एकदम बच्चों का खेल है, बहुत ज्यादा बच्चों का खेल है। उसका भी मैंने वीडियो बनाया जो आप आराम से देख सकते हो, पूरी तरह से बच्चों का खेल है। तो ये चैप्टर में फुल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने जो स्टार्टिंग में जो चीज बताई वो अगर आपको आता है तो ये चैप्टर आपके लिए ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर, आराम से एक झटके में कर सकते हो, एकदम झटके में कर सकते हो। इसीलिए कोई भी चीज डिफिकल्ट मत सोचो, पहले उसका जो मेन रूट है उसको समझो। अगर रूट को आपने समझ लिया तो भाई सब कुछ आसान है और डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाओगे। और 12th स्टैंडर्ड में हो, आपका टारगेट बन चुका होगा, आप जबरदस्त पढ़ रहे होगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अपने चैनल पे एक दो नहीं, सभी के सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हो। जाके होम बटन पे जाओ, होम पे जब जाओगे तो नीचे नीचे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर देखो इस सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो आप 22 का पढ़ो, 23 का पढ़ो, किसी का ही पढ़ो, सब कुछ वही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और आने वाले दिनों में जैसे इस बार हमारा दंगल बैच, तो हमारे ऐप पे भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो ऐप पे भी हम, अगर आप लोग बोलोगे भारी मांग रहेगी, तो जैसे इस साल वाले बच्चों की बहुत मांग थी तो हमने उनके लिए दंगल बैच चलाया था, अगर आप बोलोगे तो आपके लिए भी कुछ लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।